सोचिए, दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के कगार पर खड़ी थी, अमेरिका और ईरान के बीच। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि एक पूरी सभ्यता का वजूद मिटने वाला है। बस 2 घंटे बाकी थे। तनाव तो एकदम चरम पर था। दोनों तरफ से भयानक बयानबाजी हो रही थी। दुनिया भर के बाजार डूब रहे थे और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। माहौल कुछ ऐसा था कि अब बस परमाणु युद्ध होना ही बाकी है। लेकिन ठीक 2 घंटे पहले एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको चौंका दिया। अचानक एक युद्ध विराम की घोषणा हुई, एक ऐसी घोषणा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया और सिर्फ कुछ ही घंटों में जियोपॉलिटिक्स का नक्शा ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस अचानक हुए शांति समझौते के बाद हुआ क्या। और यहीं से एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, इस डील से असली फायदा आखिर हुआ किसका? आइए इस समझौते की शर्तों को जरा बारीकी से देखते हैं। अब देखिए, इस डील के नतीजों को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि लड़ाई शुरू होने से पहले अमेरिका का रुख कितना सख्त था। युद्ध विराम से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के सामने ये 4 बहुत ही कड़ी शर्तें रखी थी और ऐसा लग रहा था कि इन पर बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका की मांगे इतनी बड़ी थीं, तो फाइनल एग्रीमेंट कैसा दिखता है? और यहीं पर पूरा खेल पलटता हुआ नजर आता है। अब ये बात सच में हैरान करने वाली है कि अमेरिका की एक भी बड़ी मांग नहीं मानी गई। इसके ठीक उलट ईरान का जो 10 पॉइंट का प्रपोजल था वो लगभग पूरा का पूरा मान लिया गया। हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल, उसके न्यूक्लियर राइट्स की गारंटी और तो और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स को अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी भी मिल गई। ये ईरान के लिए एक तरफा जीत थी। चलिए अब उन देशों की बात करते हैं जो इस युद्ध विराम से स्ट्रेटेजिक विनर बनकर उभरे। ये जो आप $2 बिलियन देख रहे हैं, ये ईरान की सिर्फ 14 दिनों की कमाई है। सिर्फ हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर लगाए गए टोल से अंदाजा लगाया जा रहा है कि सालाना ये कमाई 50 से 60 अरब डॉलर तक जा सकती है। मतलब इतना पैसा जिससे ईरान अपनी इकोनॉमी को फिर से खड़ा कर सकता है और अपना दबदबा और भी बढ़ा सकता है। ईरान को तो जबरदस्त फायदा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक खिलाड़ी और था जो पर्दे के पीछे से सारी चालें चल रहा था, और वो था चीन। चीन ने इस पूरे संकट को एक शतरंज की बिसात की तरह इस्तेमाल किया। उसने एक के बाद एक 4 बड़े दांव चले। पहले यूएन में ईरान को बचाया, फिर उससे हथियार दिए और आखिर में एक ऐसा शांति समझौता करवाया जो सीधे सीधे अमेरिकी हितों के खिलाफ था। ये मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक असर का एक साफ संकेत था। रूस ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। एक तो उसने ईरान को खुफिया जानकारी देकर अमेरिका को परेशान रखा, और दूसरा बाजार में जो अनिश्चितता फैली उसका फायदा उठाकर अपना तेल एक्सपोर्ट डबल कर लिया। तो ये तो हो गए विनर्स। अब जरा उन पर नजर डालते हैं जिन्हें इस सौदे से भारी रणनीतिक और राजनीतिक नुकसान हुआ। सिर्फ 5 हफ्तों की इस लड़ाई में अमेरिका को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। $30 अरब से ज्यादा का खर्चा, 400 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए और कतर और जॉर्डन में उसके जो मिलिट्री बेस थे उनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन शायद सबसे बड़ा झटका उसके सबसे करीबी दोस्त इजराइल को लगा। उन्हें तो इस युद्ध विराम के फैसले के बारे में बिल्कुल अंधेरे में रखा गया था। इजराइल में सदमा किस लेवल का था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस को एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करने में ही 4 घंटे लग गए। मतलब वो पूरी तरह से हैरान थे, इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वहाँ के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने तो इसे एक ऐसी राजनीतिक आपदा जो हमारे देश ने अपने इतिहास में कभी नहीं देखी तक कह दिया। मतलब धोखा और नाकामी की भावना बहुत गहरी थी। चलिए अब बात करते हैं एशिया के बदलते कूटनीतिक नक्शे की, और इसमें पाकिस्तान और भारत की भूमिका क्या रही। इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक फ्रंट का काम किया। मतलब पर्दे के पीछे असली खेल तो चीन का था, लेकिन दुनिया के सामने पाकिस्तान को अपनी छवि एक टेरर स्टेट से बदलकर एक पीस मेकर के तौर पर पेश करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। वहीं दूसरी तरफ भारत, जो हमेशा खुद को एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर देखता है, इस पूरे मामले में कहीं नजर नहीं आया। और जब विदेश मंत्री से पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, हम ब्रोकर यानी दलाल नहीं हैं। इस बयान को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक तरह से कमजोर और डिफेंसिव माना गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये शांति आखिर कब तक टिकेगी। इस समझौते पर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो है इजराइल की तरफ से। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो समझौते की सारी शर्तें नहीं मानेंगे, खासकर वो शर्त जो लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला करने से रोकती है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये क्लियर कर दिया है कि हमले जारी रहेंगे। तो क्या ये समझौता मिडिल ईस्ट में एक नए रीजनल ऑर्डर की शुरुआत है जिससे चीन लीड कर रहा है, या फिर ये एक बड़े और ज्यादा खतरनाक युद्ध से पहले का सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind, Khuda Hafiz.